रूस दरअसल नेटो और अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई महज यूक्रेन में हो रही है, क्योंकि अमेरिका और नेटो मदद पहुंचा रहे हैं इतनी कि उनका जहाज मॉस्कोवा डुबो दिया गया इनकी मदद से। उनकी इंटेलिजेंस की वजह से रशियन जनरल्स मारे गए। अब पुतिन ये भी कह सकता है कि साहब अब आप तो डायरेक्टली आ गए हैं तो अब हो जाए। ये भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन्होंने तो तकरीबन कसम खाई हुई है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या दुनियावी सूरत हाल को देख के जो वेस्ट इस वक्त रूस के साथ करने की कोशिश कर रहा है, अगर रूस के पास न्यूक्लियर पावर न होती तो क्या नौयत होती इस जंग की, ये आप सोचिए। तो ये तो तेहरान में भी तो लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं आप अमेरिका अपने रवैये से कहीं प्रोमोट तो नहीं कर रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं, जिसमें आज के प्रोग्राम में हम कई अहम इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो ये कि यूक्रेन जंग को शुरू हुए 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। क्या कुछ है इसमें, आगे क्या कुछ होने वाला है और अभी जंग किस मरहले में है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत के दौर में इंडिया का पहला ऑफिशियल डेलीगेशन काबुल में है। ऐसा लगता है कि अभी पिछले हफ्ते वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने आमिर खान मुत्तकी ने कहा था कि भारत को अपनी एम्बेसी खोल लेनी चाहिए काबुल में। इस पर हम बात करेंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है। और ईरान न्यूक्लियर डील अधर में लटकी हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि जहां बात रुकी थी उस वक्त यह कहा गया था कि अमेरिका को सियासी फैसला लेना है, उसके बाद सारे मामला हल हो जाएंगे। इधर इजराइल की तरफ से मुसलसल कोशिश है कि ये एग्रीमेंट ना हो पाए। वो ये भी कह रहा है कि अगर एग्रीमेंट हो भी गया तो वो हम पर बाइंडिंग नहीं होगा, अगर हमें जरूरी लगेगा तो हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आगे क्या कुछ होगा, डिप्लोमेसी कामयाब होगी नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि यूक्रेन जंग को आप अब कहां देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यूक्रेन जंग का शुरू करने का भी और खत्म करने का भी फैसला पुतिन के ही हाथ में है। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये आपका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये पुतिन ने यकीनन इन्वेड किया यूक्रेन को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि अनप्रोवोक्ड नहीं था, यानी ये जो एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि अनप्रोवोक्ड इन्वेजन था, ये अनप्रोवोक्ड नहीं था। ये इसके प्रोवोकेशन के कई अनासर हैं। 1998 में जब यूएस सेनेट ने ये पास किया कि हम नेटो को आगे बढ़ाएंगे, उस जमाने के जो बड़े दिमाग थे, ज़हीन लोग, आलिम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के, जैसे कि ये हेनरी किसिंजर वगैरह, इन सब लोगों ने ये कहा था। बल्कि उन दोनों में एक थे बहुत ही, जो कि एम्बेसडर भी रहा था मॉस्को में, उसने कहा था वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क में एक इतना बड़ा पीसफुल रेवोल्यूशन ले आए, यानी रूस में सोवियत यूनियन के गिरने पे कहा था उसने। और आपने उनसे वादा किया था कि 1 इंच भी नेटो आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा, 1991 में। और आप बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और ये
इसका रिएक्शन होगा। जॉर्ज कैनन नाम था। जॉर्ज कैनन ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया था कि इसका रिएक्शन 1998 में कि इसका रिएक्शन होगा। तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2007 में बुखारेस्ट में बाकायदा पुतिन ने ये कहा कि अगर आपने जॉर्जिया और यूक्रेन में नेटो को बढ़ाया तो ये रेड लाइन आप क्रॉस करें, इसके हमें इसको रेड लाइन हम मानते हैं, हमारे लिए ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, लिहाजा हम कुछ करेंगे। तो ये 2007 में, तो ये कहना गलत है। और फिर इधर भी एक प्रोवोकेशन पे प्रोवोकेशन के साथ उन्होंने फौजें खड़ी कर दी। 2014 तक कोई 14,000 रूसी स्पीकिंग जो कि रशिया के करीब यूक्रेन का इलाका है जिसको कि डॉनबास कहते हैं, वहां पे 14,000 लोग मारे गए, कोई तस्करा नहीं है। यानी यूक्रेन में एक नाजी फोर्स खड़ी हुई है, उसका कोई तस्करा नहीं है। तो ये पूरे वेस्टर्न मीडिया का जो एक ये एलिगेशन है कि ये पुतिन ने इन्वेड करी, हाँ पुतिन ने गजब किया, पुतिन ने गलत किया। पुतिन ने वहां पे जो एक मुसीबतें आई हैं यूक्रेन पे वो अनस्पीकेबल हैं, यानी उनकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन जंग ऐसी ही चीज है, एक दफा शुरू हो जाए तो फिर कोई नो होल्स बार्ड होते हैं उस पर, यानी आप फिर कहीं पे उसको रोक नहीं सकते। सवाल इस वक्त ये देखिए हो क्या रहा है, ये एक अजीब और गरीब जंग है। रूस दरअसल नेटो और अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई महज यूक्रेन में हो रही है, क्योंकि अमेरिका और नेटो मदद पहुंचा रहे हैं इतनी कि उनका जहाज मॉस्कोवा डुबो दिया गया इनकी मदद से। उनकी इंटेलिजेंस की वजह से रशियन जनरल्स मारे गए। अब पुतिन ये भी कह सकता है कि साहब अब आप तो डायरेक्टली आ गए हैं तो अब हो जाए, ये भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन इमदाद इतनी कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़ेलेंस्की को क्या है जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं कि भाई आप हमें मदद करते जाइए, हम जीत जाएंगे। अच्छा, हर अक्लमंद आदमी ये कह रहा है देखिए आप जीत नहीं सकते, ये किस जगह पर रोक के समझौते की बात की जाए। अमेरिका कह रहा है कि लड़ने दो। अच्छा, अब देखिए हो क्या रहा है, यानी वेस्ट कह रहा है कि ये लड़ाई जारी, वेस्ट नहीं अमेरिका, क्योंकि मैक्रोन तो कह रहे हैं कि भाई रूस को हमें यूरोप के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में लाना है, लाना चाहिए। ये मैक्रोन का स्टैंड है, यही स्टैंड और लोगों का भी है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, इनसे लड़ जाओ, इनसे। अमेरिका का खेल क्या है? अमेरिका का खेल क्या है? अमेरिका का खेल ये है कि अभी अगस्त में ये भागे हैं अफगानिस्तान से, ठीक है। जनवरी में इन्होंने कम बैक करने की कोशिश की कजाकिस्तान में, वहां पे रिजीम चेंज की तजवीज थी जो कि रद्द हुई। वहां भी सोवियत ये रशियन इंट्रूजन हो गया और वो मामला वहां का संभल गया। तो ये रशियन इंट्रूजन जो है ये इनको कई जगह चेक कर चुका है। आपको याद होगा सीरिया में तो है ही है। अब क्या हो रहा है कि रशियन इंट्रूजन को किस तरह से ये अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका का निशाना दरअसल रूस नहीं है।
अमेरिका का निशाना दरअसल चीन है। उनको रूस से भय नहीं है, रूस से डर नहीं है, उन्हें डर है चीन से। देखिए, ये तकरीबन इसको अगर आप इसको स्केल पे लाएं तो ये वही जंग है, यानी जो 2011 में, अब आप देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, 2011 में किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया जर्मनी के अस्पताल से इलाज करा के जब बाहर निकले तो उन्हें दुनिया बदली हुई दिखाई दी। उन्होंने देखा कि होस्नी मुबारक जो हैं वो पावर से हट गए हैं और वो जैनुल आबदीन बिन जदीद, वो जो हैं जैनुल आबदीन जी जी ट्यूनिशिया वाले, जी जी वो जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं, तो दो हमारे मोहरे गिर गए। उन्होंने कसम खाई कि अब कोई भी शेखडम, कोई भी किंगडम गिरेगी नहीं। और उन्होंने इजरायलियों से और अमेरिका सबसे मिलके क्या बनाई स्कीम कि पहले अटैक करो सीरिया पे। क्यों? कि सीरिया एक सर्कल है, सीरिया, हिजबुल्ला, हमास, इनको एक एक करके निकालो, क्योंकि इनको जब निकालोगे तो हमारा इवेंचुअल टारगेट कौन है? इनका टारगेट सीरिया नहीं था, इनका टारगेट हिजबुल्ला नहीं है, इनका टारगेट है ईरान। तो इनको लिहाजा ईरान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अभी तक ये बशार अल असद प्रेसिडेंट हैं, वो तो हटे तो नहीं अभी तक। अब आप देखिए, मारना है ईरान को, लड़ाई छेड़ी जा रही है दमिश्क में, दमास्कस में। अब यहां पे क्या है कि टारगेट जो थ्रेट है इंटरनेशनल ऑर्डर में वो ये कि अब क्या ऐसा दुनिया में पहली दफा ये होने वाला है कि पावर वेस्ट से ईस्ट में चली जाए, यानी कि पहली दफा जिसको कि अमेरिकी और अंग्रेज येलो पेरिल कहता था, येलो पेरिल, ये येलो रेसेस जो हैं, कुछ हमको तो कालों में गिनते हैं, लेकिन चीनी, जापानी इनको येलो रेसेस में गिनते हैं। तो उसको येलो पेरिल, एक वर्ड पेरिल यानी येलो डेंजर। तो ये येलो डेंजर जो है, क्या ये बरसरे इख्तिदार होगा? क्या ये दुनिया को चलाएगा? क्या हमारी हुकूमत खत्म? यानी उनके लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल मामला। तो टारगेट वो है, मार रहे हैं कि रूस को। क्यों? रूस इतना कमजोर हो जाए कि चीन के किसी काम का न रहे, नंबर एक, कि चीन, फिर चीन कहे कि ये अब ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है। अच्छा, उस हद तक इसको मारा जाए कि जैसे कि लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा कि हमारा मकसद है रूस को वीकन करना, रूस को कमजोर करना। यानी तो ये करने के लिए तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी है। लंबी लड़ाई का मतलब यह है कि आपको ऑलरेडी यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, डबल बर्बाद हो, ट्रिपल बर्बाद हो, क्योंकि उनके पास, रूस के पास इतनी, ये आप बाहर से तुनक दे के सरकार को नहीं गिरा सकते। आपने खुद, अमेरिका बहादुर ने खुद इराक में आके फौजें उतारी, 10 साल तक रहे, जंग नहीं जीत पाए। फिर वही उन्होंने कोशिश की सीरिया में, खुद नहीं उतरे, बाहर सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर, सबसे इमदाद ले लेके आपने ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स को आपने ट्रेन करना शुरू किया। और ये इन पिन प्रिक से मैंने तब लिखा था कि आप बशार अल असद को
हटा ना पाएंगे। मैं अकेला था उन दिनों में, कोई और नहीं कह रहा था कि अमेरिका की पावर कह रही है। वो हिलरी क्लिंटन आके कह रही है असाद गेट आउट ऑफ द वे, स्क्रीन पे गेट आउट ऑफ द वे, पीपल आर कमिंग, जो कह रही। और मैं क्या कह रहा हूं कि वो हट नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपने देख लिया 20 साल आप रहे अफगानिस्तान में, आपको वापस आना पड़ा हार के। 10 साल आप भी रह चुके हैं इराक में, आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है आपको खुद नहीं मालूम। आप वहां पांव जमाने की अब भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ये अथाह जंग की जो बात कर रहा है कि लड़ते चले जाओ जब तक कि उसको हम वीकन न कर लें, तो इसके लिए तो इसमें दो सूरतें, फिर यूरोप में कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो जाएगा। मैं उसी पर आने वाला था कि यूरोप के मुल्क खुद छोटे छोटे मुल्क हैं और नेटो की शक्ल में जब देखा जाता है तो ताकत समझी जाती है, लेकिन अगर एक एक मुल्क को देखा जाए तो वो उतनी ताकत नहीं है। और जिस तरह की तबाही हम यूक्रेन के देख रहे हैं, विजुअल्स जो तस्वीरें जो आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें अगर यूरोप के दूसरे मुल्कों से भी आने लगें, ऐसा ना हो, हमारी दुआ है ना हो, क्योंकि इंसानों का नुकसान होता है। लेकिन अगर ये जंग बढ़ी तो रूस भी तो आगे बढ़कर के, पिछली बार हमारी आपकी बात हो रही थी कि वो पोलैंड में भी उन टारगेट्स को वो निशाना बना सकता है जहां से हथियार आ रहे हैं। तो यूरोप खुद क्यों अपनी अच्छाई बुराई क्यों नहीं समझ पा रहा है? ये मामला ईरान न्यूक्लियर डील में भी, मैं बता रहा हूं, ये ईरान न्यूक्लियर डील वाले मामले में भी यूरोपियन मुल्क रिसीविंग एंड पर हैं और इस वाले मामले में भी रिसीविंग एंड पर हैं, दोनों में। तो यूरोप अपने आप को अमेरिका से, वॉशिंगटन से अलग सोचने की हालत में क्यों नहीं आ पा रहा? एक तो लफ्ज यूरोप हटा दीजिए, क्योंकि फ्रांस अलग सोच है, बर्तानिया अलग सोच है, जर्मनी की अलग सोच है, ये इटली की अलग सोच है। ये छोटे ममालिक जो एक जमाने में डोनाल्ड रम्सफेल्ड एक डिस्क्राइब किया करते थे, न्यू यूरोप एंड ओल्ड यूरोप, यानी जो बोसीदा पुराने ममालिक हैं, यानी जैसे कि फ्रांस, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि इटली, उसको कहते थे ओल्ड यूरोप। न्यू यूरोप वो था जो कि ईस्टर्न यूरोप, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, जहां के आपने नेटो से समझौते कर लिए। तो वो अब मोल्दोविया है, लिथुआनिया है, ये तो बहुत छोटे छोटे से ममालिक, समझे। इनके ऊपर आप सारी निर्भर नहीं है। फ्रांस में वो कह चुका है, मैक्रोन ने कह दिया है कि देखिए हमें जो यूरोप का आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी, उसमें रूस को लाना पड़ेगा। अमेरिका कह रहा है नहीं, ये तो उसका दोस्त है चीन का, समझे। किसिंजर के कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरह से लड़ते रहे उससे, तो आप तो उसको और भी करीब तर करते किए चले जा रहे हैं चीन के। तो आपका मकसद इसमें कहां से पूरा हो रहा है? आप ये चाह रहे हैं कि वो चीन से हटे, लेकिन आप जिस तरह से उसके ऊपर इनडायरेक्ट हमला करते चले जा रहे हैं और डायरेक्टली आपने सैंक्शंस इतने लगा दिए हैं, ये तो इसके बावजूद वो जिंदा है। तो क्या आप उसको और चीन के करीब नहीं भेज रहे हैं? ये सवाल है। अब ये इनका कोई जवाब नहीं, इनका कोई जवाब नहीं है। खुद अमेरिका के अंदर खलबली है, उनके यहाँ प्रॉब्लम्स दूसरे हैं। और ये हम लोग, ये मीडिया उनको इस तरह से नहीं दिखाता कि साहब एक स्कूल में एक बच्चा जाके 21 लोगों को मार दे। ये कोलंबाइन स्कूल से, यानी पिछले 10 साल का अगर आप लें तो कई हजार बच्चे मारे जा चुके हैं। हाँ, तो वो बहरहाल वहां तो व्हाइट हाउस के सामने भी दिन छुपने के बाद लोग पैदल चलने की हिम्मत नहीं रखते। अजीब सिक्योरिटी का निजाम है। दुनिया भर का जो जैसे कहते हैं दादागिरी करता है अपने घर में, उसका हाल ये है कि व्हाइट हाउस के सामने पैदल नहीं चल सकता आदमी दिन छुपने के बाद। ऐसे हालात हैं जो मैंने भी देखे हैं, आपने भी बहुत बार देखे होंगे।
अच्छा, अब मैं चलता हूं, वो अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, और भारत ने जब तालिबान आए थे तो अपनी एम्बेसी बंद की थी। अब पहला एक डेलीगेशन गया हुआ है काबुल, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ वापस तालिबान से ताल्लुकात बेहतर होने का रास्ता है? क्या हमें अमेरिका से कोई सिग्नल है कि हम तालिबान के नजदीक जाएं? ये चीज बहुत समझनी बहुत अहम है इसमें। इनके सबके जवाबात जितने भी हैं, आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो महज एक गेस वर्क होगा। जी जी जी। क्योंकि अभी हाल ही में जो मुशीर हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, उन्होंने मुझसे एक बहुत दिलचस्प बात कही एक इंटरव्यू के दौरान। उनका नाम है वलेरी फदेयेव। जी उन्होंने मुझसे ये बात कही। उन्होंने कहा, क्या पता कि ये भागे ना हो अमेरिका वहां से, बल्कि ये मुल्क को तालिबान के सुपुर्द करके निकल आए। ये बड़ी दिलचस्प बात है जी जी जी। कि आप देखिए कि जाते वक्त कोई रुकावट तो थी नहीं। जाते वक्त जो शीशा लेदर हुई है वो सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर हुई है कि भाई मैनेजमेंट ऑफ पैसेंजर्स हु लीविंग द कंट्री, यही हाँ तो नहीं, हुआ उसके ना। उसके उसके अलावा भी उसी दिन सेम डे अर्ली मॉर्निंग जाते हैं अशरफ गनी, और सेम डे तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल ऐसा लगता है। जी ये, ये अच्छा, हम लोगों ने ये पोजीशन ले ली क्योंकि हम लोग अफजल इसके अशरफ गनी के बहुत करीब थे। वो अशरफ गनी से ज्यादा जो उनके सिक्योरिटी के आदमी थे, जिनका अमरुल्लाह साले नाम है, उनके बहुत करीब हम आ गए थे। अमरुल्लाह साले की खास बात यह है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान का उनसे बड़ा, मैं उनसे मिला हूं, उनके हर, वो ये कहते थे, यानी मुझसे उन्होंने ये कहा तब, अब से कुछ बरस पहले, कि ये अमेरिका क्यों अपने पैसे और अपने कारतूस और अपने हथियार वेस्ट कर रहा है। अरे भाई, यहां इस्तेमाल करने से पहले जाके GHQ रावलपिंडी में जाके उनको बर्बाद कर दो, सब प्रॉब्लम तुम्हारी वही है। ये अमरुल्लाह साले ने मुझसे कहा, तो मैंने इसकी लिखा भी, इसको तस्करा किया। तो अमरुल्लाह साले से ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे हो गए और अशरफ गनी से हो गए। लिहाजा जब ये तालिबान आए तो ये हुआ कि ये पाकिस्तान आ गया और अब हम खतरे में हैं। तो सब एम्बेसीज तो वहीं रही, इंडियन एम्बेसी वहां से भाग गई। यानी बिल्कुल गलत रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। अगर आप अमेरिका के इतने करीब थे और अमेरिका सुपुर्द करके जा रहा था, तो अमेरिका को कम से कम आपको कॉन्फिडेंस में तो ले लेना चाहिए था। आपको मालूम कुछ नहीं था कि अमेरिका क्या सोच रहा है। आप सिर्फ ये कहते रहे साहब ये तो लेट डाउन कर दिया, ये तो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, उस वक्त भी जितने एम्बेसडर आप देख लीजिए, इंडिया के जितने एम्बेसडर्स पहले रहे हैं वो आप ही के प्रोग्रामों पे आते थे और सबको ये था कि पाकिस्तान आ गया अफगानिस्तान। यानी बिल्कुल गोया कि ये इट वाज गिवन कि बस अब पाकिस्तान की जय जयकार है, हम लोग रह गए। फिर अमेरिका बहादुर ने कुछ मूव्स किए। पहले तो किया था कजाकिस्तान पे, फेल हुआ। फिर किया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो इमरान खान एंटी अमेरिकनिज्म का प्लैंक बना रहे थे वो अब रद्द हो गया है। एक ऐसी टीम आई है जो कि आपस में तो एक कमरे में नहीं बैठ सकते, लेकिन इस काबीना में इस तरह जोड़े गए हैं, चिपकाए गए हैं कि अभी देखिए कब तक चलते हैं। तो ये एक अमेरिका का रिटर्न हुआ। उधर श्रीलंका में भी किसी तरह से कमजोर, वहां पे बिल्कुल भुखमरी जब हो गई तो थोड़ा सा IMF पहुंच गया। IMF के पहुंचने में
और व्हाइट हाउस के पहुंचने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये इब्तिदान वो आते हैं पहले। तो यार ये पहले अब IMF वहां उससे डील हो चुकी है। अब हमको भी समझाया गया होगा कि भाई दूर रहो, जाओ। अब जाके अच्छा, तालिबान हैं क्या? तालिबान के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कौन सा ग्रुप किसका है, वो अभी तक, अगर इस पे तुमको नजर रखनी है तो तुम्हें वहां होना पड़ेगा। लिहाजा अब मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की एम्बेसी वहां खुलेगी। मीनवाइल परेशानी ये है, एक परेशानी पाकिस्तान की तो इतनी नहीं है, अब तो परेशानी पाकिस्तान को है। अफगानिस्तान से देखिए, बहुत बड़ा मसला है डूरैंड लाइन का। ये अफगान पश्तून दोनों तरफ डूरैंड लाइन के जो हैं, ये एक नेशन स्टेट, बहुत पुरानी इनकी डिमांड है। आपको एक किस्सा सुना दूं। बादशाह खां का मैं प्रेस सेक्रेटरी था, खान अब्दुल गफ्फार खान का। लिहाजा मैंने बहुत करीब से देखा। जब उनका इंतकाल हुआ, चारसद्दा पेशावर के पास जहाँ क्या उनका खानदान है, उससे पहले इन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि मुझे जलालाबाद में दफन करना। सब बच्चे उनके परेशान कि बाबा, हमारा 7 पुश्तों से हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहाँ हैं, तुम जलालाबाद क्यों कह रहे हो? तो उसने अपने पलंग पे उठ के बैठ गया, लंबा आदमी। उसने कहा कि देखो, ये एक दिन ये सब एरिया एक होगा। ये पश्तूनिस्तान का ख्वाब पश्तून के दिमाग में है। इमरान खान पंजाबी नहीं है। वहां पे ये है कि पंजाब बरसरे इख्तिदार रहे, लिहाजा अमेरिका ने पंजाब को वहां पहुंचा दिया। अब ये खुद पठान है। कौन? इमरान खान। अब ये क्या खेल खेलते हैं, ये बहुत पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे का मौका है ये, क्योंकि इधर भी पश्तून और उधर भी पश्तून। अच्छा, इस मौके पे हिंदुस्तान को जाके शरारतें अगर करना चाहें तो बहुत सी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कायदे का रोल प्ले करना चाहें, समझना चाहें कि किस तरह से इसको हमवार किया जाए इस मसले को, क्योंकि वहां एक चैलेंज हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और भी है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, चीन तो चींटियों की तरह धीरे धीरे सर झुका के वो जनाब चल रहा है वहां। हम कहां तक, बहुत जल्दी काम करते हैं वो लोग, क्या पता कितना आगे बढ़ गए होंगे। लिहाजा अब यहाँ पे ये जाके जरा देखें चीन की क्या नवीयत है। रूस का एम्बेसी वहां बंद नहीं हुई थी, उससे भी हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे उनसे भी तालमेल होगी, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चीन, रूस, अमेरिका, और इसी बीच में अगर वहीं एम्बेसडोरियल लेवल पे पाकिस्तान में से, और वहीं एम्बेसडोरियल लेवल पे चीन से, ये ये एक गुंजाइश है कि गुफ्तगू कुछ बढ़े। अच्छा, ये अभी एक मार्च में ईरान न्यूक्लियर डील पर ऐसा लग रहा था कि बात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, 8वें दौर की बात, और उसमें यह कहा गया था कि अब अमेरिका को कोई सियासी फैसला लेना है। लेकिन उसके बाद मुसलसल इस पर अलग अलग किस्म की बातें आ रही हैं। अब ईरान पर एक इल्जाम भी लगाया गया है, ये बताते हुए कि एनरिच यूरेनियम की 18 गुना स्टॉक उनके पास है। तो क्या क्या कुछ है इसमें, आगे क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? क्या पता सही हो। अगर इतना स्टॉक पाइल उन्होंने कर लिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी, उनकी तरफ से भी डील है कि भाई कुछ करने वाले तो नहीं है,
क्योंकि अपना अली खामनी साहब ने तो कहा है कि ये, उन्होंने तो तकरीबन कसम खाई हुई है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या दुनियावी सूरत हाल को देख के जो वेस्ट इस वक्त रूस के साथ करने की कोशिश कर रहा है, अगर रूस के पास न्यूक्लियर पावर न होती तो क्या नवीयत होती इस जंग की, ये आप सोचिए। तो ये तो तेहरान में भी तो लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं आप अमेरिका अपने रवैये से कहीं प्रोमोट तो नहीं कर रहा है इस बात को, यानी अनविलिंगली अनविटिंगली, कि भाई लोग समझें कि ये अजीब और गरीब पावर है, ये जब झपट के आ जाए तो भाई अपनी बका के लिए अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल न्यूक्लियर हथियार गोया उसके बगैर आपने हटते हैं। भाई आपने डायरेक्टली बगदाद एयरपोर्ट के बाहर उनके अहम तरीन मिलिट्री आदमी को ड्रोन से मार दिया, आपने कत्ल कर दिया, असैसिनेट कर दिया। आप ये करते, आपने अभी वहां ये तेहरान में ये किया, तो ये क्या और आगे की भी सोच सकते हैं आप। लिहाजा कोई बैद नहीं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ईरान इस किस्म की सोच रहा होगा, लेकिन बैद नहीं है कि लोग वहां की एक ये सरकार जो है ये पिछली सरकार से ज्यादा हॉकिश है, ये ज्यादा इस मामले में सख्त है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कहीं यहाँ पोजीशन बदल तो नहीं रही है कि न्यूक्लियर हथियार गोया जितने नजिस थे उतने नजिस अब न रहें, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये जिम्मेदारी महज अमेरिका के ऊपर है कि जो एक एटमॉस्फेयर इनसिक्योरिटी का चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें जो कुव्वतें अपने आप को बरकरार रखना चाहती उनको ये सोच रही हैं कि अगर न्यूक्लियर हथियार हमारे पास ना होंगे तो हम वल्नरेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। मैं अपने दर्शकों को आखिर में बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट भी दी थी कि इजराइल के किसी एक्सपर्ट ने कहा था कि ईरान के पास इतनी तैयारी हो चुकी है कि कुछ ही हफ्तों में वो एटम बम बना सकता है, और वो असेंबल करने में कितना टाइम लेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसके पास फिजाइल मटेरियल ऐसा है कि वो बम बना सकता है। ऐसा इजराइल के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने यूक्रेन जंग के बारे में जो कुछ बताया वो बहुत ही अहम, और ख़ास तौर पे आपने बताया कि यूरोप जो है वो एक साथ नहीं है, और अमेरिका जिस तरह से यहाँ रूस को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसका बहुत बुरा असर खुद यूरोप पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में भी आपने काफ़ी अहम बताया, और ये आपने मशवरा भी दिया एक तरह से हुकूमत को कि वहाँ हमारी मौजूदगी ज़रूरी है, और हम सिफारती सतह पर कई मुल्कों से वहाँ अफगानिस्तान के मामले में तालमेल कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन में पहुँच सकते हैं। और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपने एक तरह से शक जाहिर किया है और ये बताया कि हो सकता है कि ईरान तैयारी कर रहा हो बम बनाने की, हालांकि अगर ऐसा कुछ करा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, आप सफर में रहते हुए भी आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।